हेलो और आज के इस खास डीप डाइव में स्वागत है। आज हम कुछ बेहद शानदार सोर्सेस को खंगालने वाले हैं ताकि क्रिएटर्स के लिए एक अल्टीमेट प्लेबुक तैयार की जा सके। इसमें माइंडसेट से लेकर राइटिंग के मैकेनिक्स और एक असली मास्टरपीस गढ़ने के तरीकों पर हम गहराई से बात करेंगे। तो पूरी एनर्जी के साथ चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हर क्रिएटर को कभी न कभी जरूर सताता है। हम असल में चीजों को टालते क्यों हैं? काम का पूरा पहाड़ सामने होता है, फिर भी बस मोटिवेशन का इंतजार चलता रहता है। क्या ये सिर्फ आलस है या फिर कहानी कुछ और ही है? आज के इस विश्लेषण का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम 4 बातों पर फोकस करने वाले हैं। पहला, क्रिएटर ब्लॉक को तोड़ना। दूसरा, एआई को एक नए राइटिंग पार्टनर की तरह इस्तेमाल करना। तीसरा, बेहतरीन कैरेक्टर्स और कॉमेडी तैयार करना। और चौथा, सटायर यानी व्यंग्य की असली ताकत को समझना। तो सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, क्रिएटर्स ब्लॉक से बाहर निकलना और टालमटोल के पीछे की साइकोलॉजी को डीकोड करना। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रिक हैंसन का यह विचार इस बात को बहुत ही दिलचस्प तरीके से सामने रखता है। वो कहते हैं कि अधूरे काम हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारी बहुत ज़रूरत है। सोचिए, अगर ये काम का पहाड़ ही गायब हो जाए तो उसके बिना मेरा वजूद क्या है? मतलब टालमटोल असल में हमारे खुद के वजूद से जुड़ी एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक जरूरत बन जाती है। तो टालमटोल की असली जड़ें क्या हैं? ये बिल्कुल भी आलस नहीं है, बल्कि ये बिना काम के अपने ही वजूद के खत्म होने का एक डर है। अपनी भावनाओं का सामना करने से बचने की एक तरकीब है। आजकल के इंटरनेट हसल कल्चर ने इंसान के बस शांति से होने से ज्यादा हर वक्त कुछ करते रहने को अहमियत दे दी है। और वो जो मोटिवेशनल वीडियो देख के लगता है ना कि हम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, वो सिर्फ एक छलावा है जो बिना असल काम किए काम करने का झूठा सुकून देता है। इसे एक और नजरिए से देखते हैं, पैसिव मोटिवेशन बनाम एक्टिव फोकस। मोटिवेशनल या स्टडी विथ मी वीडियो देखकर काम करने की प्रेरणा का इंतजार करना एक पैसिव अप्रोच है। ये लंबे समय तक बिल्कुल काम नहीं आता। इसके बजाय एक्टिव फोकस अपनाना चाहिए। मतलब आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से खत्म करना और 40 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में पूरे फोकस के साथ काम करना। यही वो तरीका है जो वाकई रिजल्ट्स देता है। अब फोकस तो सेट हो गया, लेकिन उस भारी भरकम रिसर्च और बिखरे हुए नोट्स का क्या? यही हमें हमारे दूसरे पिलर की तरफ ले जाता है, एआई को अपना नया राइटिंग पार्टनर बनाना। पुराने और नए तरीके का ये अंतर देखिए। पुराना तरीका क्या था? दर्जनों बिखरे हुए ब्राउज़र टैब्स, अस्त-व्यस्त नोट्स और अपनी ही कहानी का प्लॉट भूल जाना। लेकिन नया तरीका जो गूगल नोटबुक LM जैसे टूल्स देते हैं, वो है इंस्टेंट समरी, काम करते करते ही फैक्ट चेकिंग और आपके सारे सोर्सेस का एक ही जगह पर मौजूद होना। ये सच में दिमाग का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देता है। इसे इस्तेमाल करने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल है। बस अपने 50 अलग अलग सोर्सेज अपलोड कीजिए, चाहे वो PDFs हो, डॉक्यूमेंट्स हो या यूट्यूब के लिंक्स। फिर ये AI आपके लिए शानदार ब्रीफिंग डॉक्स, टाइमलाइंस और माइंड मैप्स जनरेट कर देगा। और इसका सबसे मज़ेदार फीचर, ये आपके सारे रिसर्च को 2 आवाज़ों वाले एक कमाल के ऑडियो डिस्कशन में बदल देता है, जिसे आप टहलते हुए भी सुन सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ एक फाइल कैबिनेट नहीं है, इसे एक स्टाइल मिरर या आईने की तरह सोचिए। ये राइटिंग में टेंस की गलतियों को तुरंत पकड़ता है, बार बार इस्तेमाल हुए शब्दों को हाईलाइट करता है। इसके अलावा ये आपके ही अपलोड किए गए रिसर्च से फैक्ट्स को क्रॉस चेक करता है और लंबे प्रोजेक्ट्स में कैरेक्टर्स की टाइमलाइन को बिगड़ने नहीं देता। मशीन ने अपना काम कर दिया और चीज़ें व्यवस्थित हो गईं, लेकिन कहानी में दिल और मानवीय संवेदनाएं तो क्रिएटर को ही डालनी होंगी ना। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, कैरेक्टर्स और कॉमेडी को गढ़ना। एक बेहतरीन कहानी की बुनियाद रखने के लिए क्लिंट टिल के शॉर्ट फिल्म रूल्स बिल्कुल सटीक हैं। कम समय में भी कैरेक्टर्स को एकदम साफ और स्पेसिफिक गोल्स देने चाहिए। फिर उन गोल्स तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन सा बना देना चाहिए। कहानी खत्म होने तक कैरेक्टर को कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, क्रिएटर के तौर पर हमेशा खुद से पूछना चाहिए, क्यों? कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है? यही क्यों कहानी में असली जान फूंकता है। और जब बात कॉमेडी की आती है तो स्क्रीन राइटर स्टेफनी बॉर्बन का ये रूल हमेशा याद रखने वाला है। कॉमेडी कैरेक्टर्स से आती है। असली ह्यूमर कभी भी जबरदस्ती लिखी गई पंचलाइन से नहीं आता, बल्कि कैरेक्टर्स की कमियों और उनकी एकदम रियल प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। मतलब वो क्या ये फनी नहीं होगा अगर वाले आर्टिफिशियल जोक्स लिखना
अब बंद करना होगा। इसकी जगह कमियों से भरे ऐसे कैरेक्टर्स घड़ने होंगे जिनसे लोग जुड़ सकें, और फिर उन्हें ऐसे हालात में डालना होगा जहां टेंशन लगातार बढ़ रही हो। उस मुश्किल हालात में वो जो रिएक्ट करेंगे, बस वही असली कॉमेडी है। अगर इसे रियल वर्ल्ड में देखना हो तो भारत के इन डिजिटल ट्रेंड सेटर्स को देखिए। ये असली कनेक्शन बनाने में माहिर हैं। भुवन बाम ने अपने फोन पर बने साधारण स्केचेस से एक पूरा डिजिटल एम्पायर खड़ा कर दिया। कुशा कपिला ने फैशन और ह्यूमर के साथ गहरे सामाजिक मुद्दों को बड़ी खूबसूरती से जोड़ा। रणवीर अल्लाबादिया ने एक पूरा लाइफस्टाइल और मोटिवेशनल मूवमेंट बना दिया है। और अपूर्वा मुखीजा ने जेंजी कॉलेज लाइफ की अफरा तफरी को इतने बढ़िया तरीके से दिखाया है कि कोई भी उससे रिलेट कर ले। ऑथेंटिसिटी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। कैरेक्टर और कॉमेडी को समझने के बाद अब बढ़ते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरफ, हमारा आखिरी सेक्शन, सटायर यानी व्यंग्य की ताकत। इसे गहराई से समझने के लिए अरविंद अडेगा के मशहूर उपन्यास द वाइट टाइगर के इस अकादमिक विश्लेषण पर नजर डालते हैं। ये किताब अपने मुख्य किरदार बलराम हलवारी के नजरिए से समाज का आईना दिखाती है। ये बताती है कि कैसे सटायर का इस्तेमाल करके गंभीर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को बहुत ही तीखे ढंग से सामने लाया जा सकता है। इस किताब में एक बेहद इम्पैक्टफुल मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, रूस्टर कूप यानी मुर्गी घर। अडेगा के मुताबिक ये समाज में मौजूद एक बहुत बड़े विभाजन का प्रतीक है, जहां ताकतवर लोग कसाई की भूमिका में हैं और गरीब लोग उस मुर्गी घर में फंसी हुई उन मुर्गियों की तरह हैं जो अपनी दयनीय हालत जानने के बावजूद व्यवस्था के खिलाफ कोई बगावत नहीं करते। जरा देखिए कि अडेगा ने जमींदारों को जानवरों के रूप में पेश करके कैसे उन पर तीखा व्यंग किया है। सारस, जो सबसे बड़ा जमींदार है लेकिन टैक्स चोरी करता है। भैंसा, जो पूरी तरह से लालच और करप्शन का प्रतीक है। नेवला, जो गैर कानूनी तरीके से व्यापार चलाता है। और कौवा, जो सबसे क्रूर जमींदार है और गरीबों से भारी वसूली करता है। इन जानवरों की कैरिकेचर के जरिए समाज की शिकारी प्रवृत्ति को बेनकाब किया गया है। फिर सामने आता है बलराम का वो डार्क ट्रांसफॉर्मेशन, जहां वो फैसला करता है कि उसे इस मुर्गी घर से हर हाल में बाहर निकलना है। इस कहानी में बलराम सामाजिक सीढ़ियां चढ़ने और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हत्या और चोरी जैसे अपराध करने से भी पीछे नहीं हटता। ये सिस्टम और इंसान की नैतिकता के पतन पर एक बहुत ही गहरा सटायर है। अडेगा के व्यंग्य के निशाने पर क्या क्या है? इन सोर्सेस के मुताबिक इसमें बदहाल हेल्थ केयर सिस्टम शामिल है, जहां अस्पतालों में न डॉक्टर है न सफाई, खोखले राजनीतिक वादे और फेक वोटिंग बैंक्स हैं, रसूख और गाड़ियों का साइज देखकर काम करने वाली पुलिस है, और गरीबों को आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए धर्म का इस्तेमाल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस विश्लेषण में किसी भी विचारधारा या राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सोर्सेस के आधार पर व्यंग्य के जरिए सिस्टम की कमियों पर एक न्यूट्रल तरीके से रोशनी कैसे डाली जा सकती है। तो आज के इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। हमने टालम टोल की साइकोलॉजी समझ ली, एआई को अपना पार्टनर बनाना सीख लिया, कैरेक्टर्स गढ़ने के रूल्स देखे और सटायर की ताकत को भी पहचाना। लेकिन क्या ये सारे टूल्स सिर्फ डायरी के बिखरे हुए नोट्स बनकर रह जाएंगे, या फिर काम टालना छोड़कर इनसे अगला कोई मास्टरपीस तैयार होगा? जवाब हम सबके पास ही है। सोचना बंद करते हैं और बनाना शुरू करते हैं।